हेलो एवरीवन, दिस इज हितेश भैया। और आज की ये क्लास सभी के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। अगर आप कक्षा 10 के छात्र हो या कक्षा 12 के छात्र हो, देखो आपको क्या करना है कि गद्यांश और पद्यांश ये दो ऐसे टॉपिक होते हैं, यदि आपको बोर्ड एग्जाम में नहीं आ रहे हैं फिर भी आप लोग इसको अच्छे से ट्रिक के तहत फॉलो करके पूरे के पूरे 12 नंबर ला सकते हो। देखो होता ये है कि जो गद्यांश है और ये पद्यांश है भैया, ये बोर्ड एग्जाम में 6+6 यानी 6 नंबर के आते हैं। टोटल अगर मैं बताऊं तो 12 नंबर का ये पूरा टॉपिक आता है, जो कि है गद्यांश और पद्यांश। और मेरे भाई, अगर आप लोग बोर्ड एग्जाम में ऐसा गद्यांश देखने को मिल जाता है जो अभी तक बोर्ड एग्जाम में कभी नहीं आया है, उसको कैसे आपको सॉल्व करना है, तो उसकी जो ट्रिक है इस वीडियो पर मैं आपको बताने वाला हूं। और अगर आप लोगों ने इस पूरी ट्रिक को फॉलो कर लिया तो ये मान के चलो कि 2025 के बोर्ड एग्जाम में आप लोग बिना पढ़े गद्यांश और पद्यांश को सॉल्व करके आओगे। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर यह बताने वाला हूँ कि भैया आपके परीक्षा में जो भी गद्यांश है और जो भी पद्यांश है उसको सॉल्व करने का अपना अपना एक ट्रिक है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा गद्यांश को सॉल्व करने की ट्रिक, यानी भैया आप गद्यांश को किस तरीके से सॉल्व कर सकते हो। यदि कोई आपके बोर्ड एग्जाम में ऐसा गद्यांश आ गया है जिसको आपने नहीं पढ़ा है, या फिर ऐसा पूछ लिया गया है जिसको आपने बिल्कुल कभी पढ़ के ही नहीं गए हो, और फिर आप लोग उस गद्यांश को कैसे सॉल्व करोगे। तो चलिए सबसे पहले देखिए, यहाँ पर आप लोगों के लिए एक बेहतरीन तरीके से एक इम्पॉर्टेंट जो गद्यांश है मैंने ले रखा है। अब भैया सबसे पहले आपको ये नज़र डालना है कि ये जो गद्यांश है हमने अभी तक इसको नहीं पढ़ा है। आपको ये सोचना है हमने इस गद्यांश को अभी तक पढ़ा ही नहीं है। अब इस गद्यांश को जब आपने नहीं पढ़ा है तो जायज़ सी बात है कि इसके किसी भी प्रश्नों का उत्तर आपको नहीं पता होगा, यानी कि भैया आपको इसके एक भी क्वेश्चन का आंसर आप नहीं कर पाएंगे। लेकिन इस तरीके को फॉलो करके स्टूडेंट आप बोर्ड परीक्षा में पूरे के पूरे प्रश्न करके आओगे। बस इस पूरी वीडियो को अच्छे से एकदम देखना। देखो सबसे पहले जो प्रश्न आता है बोर्ड एग्जाम में गद्यांश से संबंधित, हर एक गद्यांश में पूछा जाता है, और वो होता है संदर्भ का प्रश्न। यानी क्वेश्चन आता है कि उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। ठीक है, अब देखो बोर्ड परीक्षा में आपको किस तरीके से संदर्भ लिखना है और किससे आप कैसे इसमें पूरे 2 में 2 नंबर ला सकते हो, उसको मैं आपको अभी बताऊंगा। इसके बाद दूसरा जो प्रश्न पूछा जाता है वो आता है गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या। देखो स्टूडेंट, यहाँ पर ये एक गद्यांश है। अब इसमें अगर आप नज़र डालोगे तो दूसरों को गिराने की कोशिश तो अपने को बढ़ाने की कोशिश नहीं की जा सकती। ये देखो अंडरलाइन है, ये जितना ही सब रेखांकित है, ये जितना भी है अंडरलाइन है, यानी रेखांकित किए गया है। मतलब जहाँ जहाँ पर अंडरलाइन है केवल आपको उसी की व्याख्या करनी है। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई। यानी हमको पूरे की व्याख्या नहीं करनी होती, जितने में अंडरलाइन होती है केवल उतने की ही व्याख्या हमको बोर्ड परीक्षा में गद्यांश में करके आनी होती है। तो चलिए बात बताएंगे अभी आपको कि किस तरीके से आप रेखांकित अंश की व्याख्या कर सकते हो, और भी इसके जो प्रश्न होते हैं आप उनको कैसे सॉल्व कर सकते हो, तो उसको मैं बताता हूं। तो देखिए तीसरे नंबर पर जो आपके बोर्ड परीक्षा में जो प्रश्न पूछे जा सकते हैं, अभी मैं आपको सारी ट्रिक बताऊंगा। पहले मैं आपको बता दे रहा हूं कि किस किस तरीके के प्रश्न एग्जाम में आ सकते हैं। तो आ सकता है तीसरा टाइप का प्रश्न जिसमें आपसे गद्यांश से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कि पहला प्रश्न आ सकता है इस तरीके का कि उपर्युक्त गद्यांश के आधार पर निंदा का प्रभाव स्पष्ट कीजिए। यानी भैया यहाँ पर निंदा का प्रभाव स्पष्ट कीजिए करके प्रश्न पूछा गया है। आपके गद्यांश में से कोई एक ऐसा चीज उठा लिया जाएगा और आपसे कहेगा बताइए कि इसका अर्थ क्या है, या फिर गद्यांश में ये कौन है, गद्यांश में इस टाइम क्या हो रहा है, और कवि ने ये किस लिए प्रस्तुत किया है। तो ऐसे करके प्रश्न बना करके गद्यांश से पूछे जा सकते हैं। आप कैसे उनको करोगे वो मैं आपको भी बताऊंगा। ऐसे करके भी प्रश्न आ सकता है कि मनुष्य के पतन का क्या कारण होता है। मतलब कि गद्यांश से रिलेटेड आपको प्रश्न दिए जा सकते हैं, जैसे कि मनुष्य की उन्नति कैसे हो सकती है। तो मतलब ये है कि गद्यांश से रिलेटेड प्रश्न आता है, रेखांकित अंश की व्याख्या वाला प्रश्न आता है, और संदर्भ वाला प्रश्न आता है। अब इन तीनों तरीकों के प्रश्न को आप किस तरीके से फॉलो कर सकते हो, किस तरीके से ट्रिक लगा करके सॉल्व कर सकते हो स्टूडेंट, उसको चलिए यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ। देखो सबसे पहले यहाँ पर ध्यान से समझो एकदम। ट्रिक नंबर पहला है कि सर्वप्रथम, देखो ध्यान से एकदम देखो भाई, सर्वप्रथम
गद्यांश को पढ़ें, यानी सबसे पहला काम तो भैया गद्यांश को एकदम अच्छे से पढ़ें और जितने में अंडरलाइन हो केवल उसी की व्याख्या करने की सोचें। मतलब आपको क्या करना है, जितने में अंडरलाइन दी गई है केवल उतने की ही व्याख्या करने की सोचें। ठीक है मेरा भाई। अब जैसे कि मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं कि एक मिनट, जैसे जो भी प्रश्न होते हैं, ठीक है, जो भी प्रश्न होते हैं उसमें क्या होता है कि जो भी आप क्वेश्चन का उत्तर लिखते हो उससे पहले क्या होता है, गद्यांश और पद्यांश में थोड़ा सा इस तरीके से लिखना रहता है। जैसे कि जब स्टार्टिंग करते हो एकदम सभी को पता होगा कि जैसे ये एक पद्यांश है, अब मैंने जैसे इसका जब मैं व्याख्या करूंगा इससे पहले मैं क्या करूंगा, अणु युग, ठीक है, अणु युग डॉट डॉट करके, अणु युग डॉट डॉट करके, ठीक है, और जो लास्ट का जो शब्द होता है मेरे भाई, जैसे कि देख चंद्रानन, ठीक है, देख चंद्रानन, देख चंद्रानन, इस तरीके से स्टार्टिंग में डाल दिया ना जाता है। इसके बाद भैया आपको संदर्भ हेडिंग लगाते हो फिर, ठीक है, इसके बाद आप संदर्भ हेडिंग लगाते हो, संदर्भ करना स्टार्ट कर देते हो। जब संदर्भ आपका पूरी तरीके से पूरा हो जाता है इसके बाद आप रेखांकित अंश की व्याख्या हेडिंग लगाओगे। इसके बाद रेखांकित अंश की, रेखांकित अंश, ठीक है, व्याख्या, अंश नहीं लिखा मैंने तो आप लिख लोगे रेखांकित अंश की व्याख्या। इस तरीके से हेडिंग लगा के आप रेखांकित अंश की व्याख्या पूरी कर लेंगे। जब आप इतनी सारी चीजें कर लेंगे माय डियर स्टूडेंट, इसके बाद आप लोगों को क्या करना है, जैसे मान लो ये आपका पहला आ क्वेश्चन हो गया, ये आपका बा क्वेश्चन हो गया, अब इसके बाद आपका सा क्वेश्चन आएगा तो वो यहाँ पर आपका आ जाएगा। इस तरीके से जो भी प्रश्न आपका होगा आप इस तरीके से कर लेंगे। ये तो हो गया फॉर्मेट क्वेश्चन को करने का, संदर्भ कैसे हेडिंग डाल के करना है, रेखांकित अंश की व्याख्या आपको कैसे हेडिंग डाल के करनी है, ठीक है। उससे पहले आपको ये चीज करनी होती, जो भी प्रश्न होता है स्टार्टिंग का कुछ चीज और डॉट डॉट करके लास्ट की कुछ चीज लिख देनी पड़ती है मेरा भाई। अब आपकी बात करते हैं कि जो ट्रिक है उसको कैसे आपको यूज करना है। देखो, सर्वप्रथम गद्यांश को पढ़ना, जितना हो केवल उतने की ही अंडरलाइन करना है, यानी जितना अंडरलाइन हो केवल उतने की व्याख्या करने की सोचनी है। इसके बाद ये नंबर यहाँ दे रखा है कि व्याख्या को अधिक से अधिक बढ़ा चढ़ा करके लिखें। यानी भैया जो हिंदी की जो व्याख्या होती है, ये पहला पॉइंट ये कहना चाहता है कि जो हिंदी की जो व्याख्या होती है, ठीक है, यानी हिंदी में जो गद्यांश होता है, जो गद्यांश होता है उसमें स्टूडेंट आप क्या कर सकते हो, जैसे कि फॉर एग्जांपल इतने की केवल आपको व्याख्या करनी है, इतने की व्याख्या, तो आपको क्या करना है स्टूडेंट कि यहां से लगा करके आपको इतना पूरा एज इट इज उतार देना है, एज इट इज यहां से लगा करके पूरा एज इट इज उतार देना है। लेकिन इससे पहले प्लस आपको जोड़ना क्या है, ट्रिक समझो, इससे पहले आपको क्या जोड़ना है कि प्रस्तुत, ये ट्रिक है, प्रस्तुत गद्यांश के माध्यम से, प्रस्तुत गद्यांश के, देखो ऐसा ट्रिक हर बार मैं अपने स्टूडेंट को ऑफलाइन कोचिंग में बताता हूं कि भैया हिंदी में आप लोग ये करना जब आपको गद्यांश ना आए, यदि गद्यांश आ भी रहा है तो भी स्टार्टिंग में जरूर करना। प्रस्तुत गद्यांश के माध्यम से लेखक कहता है और इसके बाद में जब इतना लिख दो मेरा भाई, इसके बाद आप लिखोगे प्रस्तुत गद्यांश के माध्यम से लेखक कहता है कि दूसरों को गिराने की कोशिश तो अपने को बढ़ाने की कोशिश नहीं की जा सकती, और यह है कि संसार में कोई भी मनुष्य निंदा से नहीं गिरता बल्कि उसके पतन का कारण उसके सद्गुणों का हास होता है। यानी भैया आप जो मन में आए आप थोड़ा सा सेंस लगा करके, कॉमन सेंस लगा करके इसको और से शब्दों में तोड़ तोड़ करके लिख सकते हैं अपनी भाषा में, ठीक है। तो इतना तो स्टार्टिंग में आपको ट्रिक लगा के जोड़ना है, ठीक है। अब जैसे कि पहला पॉइंट आपका हो गया, इसके बाद जब आप सेकेंड पॉइंट डाल करके ये इसकी व्याख्या करोगे तो यहां से आप प्रस्तुत गद्यांश के माध्यम से नहीं लिखोगे, फिर ये लिखोगे यहां से कि फिर लेखक कहता है, फिर इसके आगे प्लस जोड़ करके, इसके आगे फिर प्लस जोड़ करके आप लिखोगे इतना, यहां देखो, फिर लेखक कहता है कि, फिर लेखक कहता है कि उन्नति तो उसकी तभी होगी जब वह अपने चरित्र को निर्मल बनाए तथा अपने गुणों को विकास करेगा, गुणों का विकास करेगा। तो इस तरीके से आपको क्या करना है स्टूडेंट, व्याख्या करनी है, ठीक है। तो व्याख्या की ट्रिक तो आपको लगानी है, वो मैंने आपको बता दी कि भैया जब आप स्टार्टिंग की व्याख्या करेंगे तो उसमें सबसे पहले आपको प्रस्तुत गद्यांश के माध्यम से लेखक कहना चाहता है लिख दोगे, इसके बाद जहां से अंडरलाइन स्टार्ट हुई एज इट इज पूरा एकदम उतार दोगे, और बीच में जो शब्द जैसे यहाँ पर किया गया है सद्गुणों का हास होता है, यानी अगर हम अच्छा करेंगे तो हमारे संग अच्छा होगा, यदि हम किसी के संग बुरा करेंगे तो
तो बुरा होगा, यदि हमारी संगति अच्छी होगी तो हम बहुत ही अच्छे से रहेंगे, हमारे अच्छे आचरण होंगे, हमारा अच्छा व्यवहार होगा, हम अच्छे से बोलेंगे। लेकिन हम गलत संगति करेंगे तो हम गलत लोगों के साथ में रहेंगे तो हमारा व्यवहार हम अच्छे से नहीं करेंगे, हम किसी से बोलेंगे तो वही अच्छे से नहीं बोलेंगे, क्योंकि हमारा जो जहाँ पर हम उठते बैठते हैं, जो मेरे मित्रगण हैं वो भी कहीं ना कहीं गलत संगति के होते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको अपने मन से बना करके बढ़ा चढ़ा करके लिख देनी है। वही पॉइंट मैंने यहाँ पर देखो बताया था आप लोगों को कि व्याख्या को अधिक से अधिक बढ़ा चढ़ा करके लिखना है, जो हिंदी के गद्यांश की व्याख्या होती है। ठीक है, इसके बाद देखो बी नंबर पॉइंट पर सभी लोग नज़र डालिए, पॉइंट नंबर बी पर। यानी भैया जो आपका पॉइंट नंबर बी है वो क्या कहना चाहता है उस पर आप लोग नज़र डालिए जरा। तो पॉइंट नंबर बी हमसे कहना चाहता है कि कठिन शब्दों को वैसा का वैसा ही उतार दें, जो सरल शब्द हों उसको अधिक से अधिक अपनी भाषा में तोड़ें, अपनी भाषा में तोड़ तोड़ कर लिखें। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल के तहत बताना चाहता हूँ इसी गद्यांश के माध्यम से, जैसे कि यहाँ पर दूसरों को गिराने की कोशिश। तो अब जैसे यहाँ पर आपको समझ में आ रहा है दूसरे को गिराने की कोशिश, मतलब कि यदि हम किसी के संग बुरा सोचेंगे तो सबसे पहले हमारे संग बुरा होगा। इतना तो आप लोग बना करके लिख सकते हो क्योंकि ये सरल भाषा में है, दूसरों को गिराने की कोशिश। अब कठिन शब्द क्या हुए? कठिन शब्द जैसे कि यहाँ पर हो गया कि संसार में कोई भी मनुष्य निंदा से नहीं गिरता बल्कि उसके पतन का कारण सद्गुणों का ह्रास होता है। अब जैसे बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा सद्गुणों का ह्रास क्या होता है, तो आपको क्या करना है, इसको एज इट इज लिख देना है कि संसार में कोई भी मनुष्य, निंदा नहीं पता क्या होता है निंदा, तो आप एज इट इज लिख दो, संसार में कोई भी मनुष्य निंदा से नहीं गिरता, उसके पतन। अब पतन का तो पता है, पतन का मतलब क्या होता है? पतन का मतलब होता है कि उसके कामयाब ना होने का कारण उसके सद्गुणों का ह्रास होता है। तो ये चीज़ जो सरल हैं उसको अपने शब्दों में तोड़ तोड़ के अधिक बढ़ा चढ़ा करके लिखो, लेकिन जो शब्द कठिन है उसको एज इट इज लिख दो। अगर उनमें छेड़छाड़ी करोगे तो आप गलत लिख दोगे। इससे बेहतर है कि आप जो शब्द कठिन है उसको एकदम एज इट इज लिख दो और जो सरल है उसको तोड़ के लिखो, तो जो व्याख्या होगी वो बड़ी लगेगी गद्यांश में दी गई व्याख्या से, गद्यांश में लिखे हुए शब्दों से। ठीक है, गद्यांश की जो व्याख्या है वो आपको बढ़ा चढ़ा करके ही लिख के आनी है, इतना बात आपको अच्छे से समझना है। और स्टार्टिंग में ये लिखना है और दूसरे वाले जो जैसे कि मान लीजिए दूसरा वाला कुछ अंडरलाइन दे रखा है तो उसको पॉइंट नंबर 2 डाल के उसमें फिर ये चीज़ लिखोगे, फिर लेखक कहता है। दैट्स क्लियर? गद्यांश कैसे करोगे, क्लियर हो गया। अब चलिए मैं आपको बताने वाला हूं स्टूडेंट कि भैया आपको संदर्भ के लिए क्या ट्रिक लगाना है। तो संदर्भ लिखने की ट्रिक देखो, संदर्भ लिखने के लिए स्टूडेंट क्या करना है कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में से संकलित नामक। अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देनी है, आपको चैप्टर का नेम, आपको पाठ का नेम नहीं पता होगा। जब आपको कोई गद्यांश नहीं आता होगा तो आपको पाठ का नेम नहीं पता होगा, जो लेखक होंगे उनका भी नेम आपको नहीं पता होगा, और इसी के साथ साथ बहुत सारी जानकारी उस चैप्टर के बारे में आपको नहीं होगी। फिर भी आप पूरा संदर्भ लिख के आओगे और 2 में 2 पूरे नंबर लेकर के आओगे। कैसे लिखोगे? ऐसे कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के खंड में या फिर गद्य खंड में से संकलित। अब पाठ नहीं लिखा है, किसी पाठ का नाम आप नहीं लिखोगे तो डायरेक्ट लिख दोगे गद्य खंड में से संकलित नामक पाठ से है। इसके लेखक ने पाठ में खुद के भले के लिए दूसरों का भला करने के लिए बताया है। मतलब भैया जो भी चीज़ आपको गद्यांश से समझ में आती है कि इस गद्यांश में ये चीज़ें कही गई हैं, इसका अर्थ कहीं ना कहीं ये होगा जा करके, ठीक है, तो वो चीज़ आपको यहाँ पर लास्ट में लिख देनी है। जैसे कि इस गद्यांश में बताया गया था कि यदि आप जब तक दूसरों का भला नहीं करोगे तब तक खुद का भला नहीं होएगा। तो वही चीज़ मैंने लास्ट में इसमें लिख दी भैया कि लेखक ने पाठ में खुद के भले के लिए दूसरों का भला करने के लिए बताया है। और इस तरीके से ये गद्यांश आपका पूरा हो जाएगा, 2 में 2 नंबर आपको पूरे मिल जाएंगे। ओके, इतना समझ में आया गद्यांश कैसे करना है, गद्यांश की व्याख्या कैसे करनी है। अब चलिए मैं आपको बताने वाला हूं गद्यांश में से एक प्रश्न आता है उसको सॉल्व करने की ट्रिक कैसे करोगे। देखो जैसे कि ये वाले जो प्रश्न हैं, ठीक है, ये उसकी मैं आपको ट्रिक बताने वाला हूं। देखो ध्यान से एकदम कि प्रश्न को पढ़ें और प्रश्न को उत्तर दिए गए गद्यांश में से, प्रश्न को पढ़ें और प्रश्न का उत्तर, जो प्रश्न का उत्तर है दिए गए गद्यांश में, दिए गए गद्यांश में आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, आगे लिखा हुआ दिए गए गद्यांश
से ही निकाल करके उसका उत्तर लिखें। इसका मतलब ये है माय डियर स्टूडेंट, जैसे कि यहाँ पर दिया गया था कि मनुष्य के पतन का क्या कारण होता है, तो यहाँ देखो अब आपको इस गद्यांश को पढ़ना है। तो देखो लिखा है, मगर ऐसा ना आज तक हुआ है और ना होगा। दूसरों को गिराने की कोशिश तो अपने को बढ़ाने की कोशिश नहीं की जा सकती। प्रश्न में पूछा गया था कि मनुष्य के पतन का क्या कारण होता है। तो पतन शब्द ढूंढना है, कहाँ लिखा है पतन शब्द, तो पतन शब्द ये दे रखा है। तो यहां से आपको क्वेश्चन था कि मनुष्य के पतन का क्या कारण होता है, तो आपको लिखोगे मनुष्य के पतन का कारण होता है, मनुष्य निंदा से नहीं गिरता, उसके पतन का कारण सद्गुणों का ह्रास होता है। तो यहां से यहां तक पूरा आप आंसर लिख दोगे। मतलब भैया जो भी प्रश्न होते हैं जो गद्यांश से रिलेटेड होते हैं उनका आंसर भी गद्यांश में ही छुपा होता है। समझ में आया डियर स्टूडेंट? चलिए, उम्मीद करता हूं सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। इसी तरीके से इसका भी आंसर, इसी तरीके से इसका भी आंसर, इसी तरीके से इसका भी आंसर आपको गद्यांश से ही मिल जाएगा। ठीक है, फिलहाल अब मैं आपको जो बताने वाला हूं स्टूडेंट, वो आप लोगों का अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो कि है पद्यांश। यानी भैया अभी तक आपने गद्यांश को समझा, अब आप पद्यांश को समझने वाले हो कि हम पद्यांश को किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं और पूरे के पूरे नंबर ले सकते हैं।